RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी में अगला टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता का कर्म। अम्लीयता का कर्म। किसी अम्ल की अम्लीयता से तात्पर्य उस अम्ल के द्वारा जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने की अक्षमता या शक्ति से होता है। कोई भी अम्ल जितनी आसानी से हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न कर देगा वह उतना ही प्रबल अम्ल माना जाता है। अम्ल दो प्रकार के आप ले सकते हैं, एक होता है कार्बनिक अम्ल और एक होता है अकार्बनिक अम्ल। जितने भी अकार्बनिक अम्ल हैं उनको मिनरल एसिड यानी खनिज अम्ल भी कहा जाता है और ये आपके H2SO4, HCl और HNO3 होते हैं। ये तीनों अम्ल अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल कहलाते हैं और बहुत ही आसानी से टूटकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण कर देते हैं। कोई भी अम्ल टूटकर H पॉजिटिव का जो निर्माण करता है, चूंकि ये प्रबल रूप से आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, इसलिए तीनों के तीनों प्रबल अम्ल कहलाते हैं। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो कार्बनिक अम्ल होते हैं और ये इन अकार्बनिक अम्लों यानी खनिज अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्ल होते हैं। अर्थात इन अम्लों की भांति कार्बोक्सिलिक अम्ल आसानी से टूटकर जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों का निर्माण नहीं करते और ये दुर्बल कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं जो कि टूटकर RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव देंगे। इनके बीच साम्यावस्था स्थापित होती है क्योंकि ये आंशिक रूप से टूटते हैं और इसके अनुसार हम किसी भी अम्ल का वियोजन स्थिरांक कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि उत्पाद के सांद्रण और H पॉजिटिव की मात्रा अपॉन RCOOH की मात्रा हम इसमें ले सकते हैं। वैसे एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो हाइड्रोजन आयन होता है वो अपने आप में स्थायी नहीं होता, ये जल के साथ ही उत्पन्न होता है। RCOOH को जब जल में घोला जाएगा तो ये RCOO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। तो इसके सापेक्ष हम यहाँ पर जो Ka की वैल्यू है वो कुछ ऐसे बना सकते हैं कि RCOO नेगेटिव H3O पॉजिटिव और अपोन में यहाँ ये RCOOH और H2O ले सकते हैं, RCOOH और H2O। लेकिन जो जल की मोलर सांद्रता होती है वो नियत रहती है अधिक मात्रा में होने के कारण, इसलिए यहाँ H पॉजिटिव की जगह केवल H3O पॉजिटिव आ जाएगा। जब हम इस H2O को 1 मान लेंगे, मोलर सांद्रता नियत मानकर चलेंगे, तो ये और ये दोनों सेम ही बात है। इन समीकरणों में कोई फर्क नहीं है, आप कोई सी भी समीकरण से लेकर इसको कर सकते हो। तो Ka किसी भी अम्ल का वियोजन स्थिरांक है, अर्थात वियोजन का अर्थ है कि उसका हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयनों में टूट जाना। तो जब हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा होगी तो Ka का मान भी ज्यादा ही होगा। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि यदि किसी अम्ल का वियोजन स्थिरांक अधिक है तो उसके लिए प्रबलता का मान भी अधिक होगा, अर्थात वह अम्ल दूसरे अम्ल की तुलना में प्रबल होगा जिसका Ka कम होता है। अब आप लोग ने pH के रूप में एक वैल्यू पढ़ी होगी कि जो pH इक्वल टू होता है माइनस log H पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर भी एक pKa की वैल्यू आ जाती है जो माइनस log Ka के इक्वल होगी। यहाँ ध्यान करना, ये Ka अधिक है तो अम्ल प्रबल होगा, यहाँ pKa अधिक है तो अम्ल दुर्बल होगा। तो किसी भी रूप में इनको लिया जा सकता है। ये कंपटीशन के रूप में अधिकतर pKa की वैल्यू पूछी जाती है, वैसे यहाँ पर इंटर लेवल पर केवल Ka के द्वारा काम चलाया जा सकता है। तो अम्ल की प्रबलता का आधार उसका वियोजन स्थिरांक या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने की अक्षमता से होता है। अब इसी के साथ एक पॉइंट आता है कि अम्लों की जो अम्लता का कर्म है उस पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है।
तो अगला पॉइंट हम यही लेकर चलते हैं, प्रतिस्थापियों का अम्लीयता पर प्रभाव। अब जो ये प्रतिस्थापी होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाला और एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है उसको प्लस आई इफेक्ट भी बोल देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव, और ईडब्ल्यूजी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को माइनस आई इफेक्ट भी बोल सकते हैं। अब पहले हम इनमें से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को लेकर चलते हैं। तो जैसे ये RCOOH है, भाई ये RCOOH हमारा RCOO नेगेटिव बनाएगा और H पॉजिटिव बनाएगा। यानी ये अवस्था तब होगी जब यहाँ ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की तरफ को आता हो। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला कोई समूह उपस्थित हो, जैसे R, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन की ओर को फेंकेगा। यहां जब ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन ने लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया, और हाइड्रोजन ने त्याग दिया, छोड़ दिया, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएंगे। यहां जो साझे के इलेक्ट्रॉन में वे थोड़ा सा और ऑक्सीजन की तरफ को जाएंगे। यानी अब जिस प्रबलता से ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की ओर आकर्षित हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण उतनी आसानी से आकर्षित नहीं होगा। यानी हम एक बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े होने पर, जब कोई ERG ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो अम्लीयता घट जाती है। अम्लीयता का कर्म क्या होगा, वो घटेगी। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जैसे हम समूह लेकर चल लें, हमारा HCOOH है फार्मिक अम्ल। इस H की तुलना में अगर हमने यहाँ CH3 जोड़ दिया COOH, तो ये HCOOH इस CH3 की तुलना में परबल अम्ल होगा। फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में परबल अम्ल होता है। क्यों? क्योंकि एसिटिक अम्ल में उपस्थित CH3 मेथिल समूह फार्मिक अम्ल के हाइड्रोजन समूह की तुलना में परबल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह है। इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, जिस कारण एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है फार्मिक अम्ल की तुलना में। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ CH3 की जगह C2H5 ले लें, COOH को ले लें, तो ये और दुर्बल अम्ल हो जाता है। यानी जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की जो टेंडेंसी होती है, जो लक्षण होता है, वो बढ़ता हुआ चला जाता है। इसी कारण अम्लों की अम्लीयता भी घटती हुई चली जाती है। तो इसी प्रकार से हमने ERG को पढ़ लिया, तो जाहिर सी बात है EWG माइनस आई इफेक्ट के कारण अम्लीयता बढ़ेगी। लेकिन उसका कर्म क्या होता है वो देखिए। किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, जिसका कि माइनस आई इफेक्ट होता है, जैसे NO2 है, Br है, Cl है, फ्लोराइड आदि हैं। तो इन समूहों के द्वारा, जैसे अभी हमने ERG के बारे में पढ़ा है, तो इसके अनुसार कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता बढ़ जाती है। लेकिन इसका प्रभाव 3 प्रकार से हमें परिलक्षित होता है। उनमें सबसे पहले होता है EWG, जो आपका समूह जुड़ा हुआ है, उसके प्रभाव का मान, उसकी प्रभावशीलता कितनी है, कम है या ज्यादा है। एक तो डिपेंड करेगा इस पर। दूसरा डिपेंड करेगा कार्बन परमाणु की संख्या पर या कार्बन परमाणु से दूरी पर। जो COOH समूह है उससे कितनी दूर आपका ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से एक तीसरी पोजीशन और आती है, तीसरा पॉइंट और आता है कि जो EWG समूह हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या पर भी इसका मान निर्भर करता है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके लेकर चलते हैं। ये तो हमें मालूम हो ही गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा जो आकर्षित समूह होता है उसके द्वारा अम्लीयता बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ती है। लेकिन वो कर्म क्या है, अब वो इसके अनुसार देखेंगे। सबसे पहले प्रभावशीलता से तात्पर्य देख लें। अगर हम ब्रोमीन और क्लोरीन की बात करें तो ब्रोमीन और क्लोरीन में हमारा क्लोरीन अधिक परबल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि क्लोरीन
का आकार ब्रोमीन से छोटा होता है, इसलिए वह अधिक प्रबलता के साथ अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेता है। अब जैसे हम एक यौगिक ले लें CH3 CHCl COOH, दूसरा हम समूह ले रहे हैं, यौगिक ले रहे हैं CH3 CHBr COOH। अब इसमें हमने प्रभावशीलता को देखना है। चूंकि क्लोरीन का प्रभाव ब्रोमीन की तुलना में अधिक होता है, तो ये इस आधार पर क्लोरीन वाला जो ये आपका है अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल, ये आपका प्रबल अम्ल होता है अल्फा ब्रोमो की तुलना में। ये इस प्रकार से हम लोग पहचान कर सकते हैं। दोनों दूसरे, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, ये पहला ये दूसरा, दोनों के दोनों समूह दूसरे कार्बन पर जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि क्लोरीन ब्रोमीन की तुलना में अधिक प्रबल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है, इस कारण ये क्लोरीन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड प्रबल होता है इस ब्रोमीन वाले यौगिक की तुलना में। तो इस आधार पर तो हमने ये प्रभावशीलता को देख लिया। अब दूसरा आया कार्बन परमाणु से दूरी। कार्बन परमाणु से दूरी के लिए हम इस प्रकार से यौगिक ले सकते हैं। तो हमारा सेम टू सेम है, दूसरे को CH3 CH2 और CH2 COOH को ले लें। चलिए यहाँ CH2 के बजाय यहाँ पर हमने Cl को ही लगा दिया। इधर भी हमारा Cl समूह है, इधर भी Cl समूह है, COOH है, COOH है, लेकिन यहाँ हमारा दूसरे कार्बन या फिर अल्फा कार्बन पर क्लोरीन उपस्थित है। लेकिन इस यौगिक में हमारा पहला, दूसरा और तीसरा अर्थात बीटा कार्बन, क्योंकि समूह से जुड़ा हुआ अगला कार्बन अल्फा, ये अल्फा तो ये बीटा। यहाँ COOH समूह के मुकाबले इस यौगिक में दूरी बढ़ गई। क्लोरीन समूह की इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींच लेगा तो आसानी से हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, लेकिन इसका प्रभाव अधिक होता है विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारा 2 क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल ही प्रबल अम्ल है, क्योंकि यहाँ कार्बन से जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है उससे जस्ट अगले कार्बन पर क्लोरीन है, और यहाँ कार्बन से जो दूरी है वो बढ़ जाती है, COH समूह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की दूरी बढ़ जाती है। तो इस आधार पर कार्बन परमाणु से दूरी को हमने देख लिया। अब तीसरा हमारा आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप समूहों की संख्या। अब समूहों की संख्या के आधार पर हम किस प्रकार से इसको समझा सकते हैं वो देखिए। यहाँ हमारा एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसके साथ साथ हम यहाँ दूसरा क्लोरीन जोड़ दें। अब इसमें 2 क्लोरीन हो गए दूरी के साथ, लेकिन यहाँ हमारा एक क्लोरीन है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उस आधार पर भी आपका जो अम्ल होगा उसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो तीनों प्रभाव को हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में आपको तीनों प्रभाव को समझा दिया, और इस आधार पर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दोनों के अनुसार इन अम्लों की अम्लीयता का क्रम निर्धारित कर सकते हो। अक्सर 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि इस यौगिकों को या इन यौगिकों को अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यहाँ स्क्रीन पर हमने 5 अम्लों को लिखा है, आप इन 5 अम्लों को उनकी अम्लीयता के बढ़ते क्रम में लिखकर देखिए। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से यौगिक आपको दिए गए हैं, और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब अगर एरोमेटिक यौगिकों की बात करें तो उनमें सबसे पहले हमारा बेंजोइक अम्ल आ जाता है C6H5COOH। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो बेंजीन रिंग होती है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी बेंजीन रिंग अपनी ओर को आकर्षित कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। इसी प्रकार से अगर हम फार्मिक अम्ल को देखें HCOOH को, और तीसरा देख लें हम RCOOH को, तो इनमें ये आपका R समूह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है और ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो उस रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो बेंजोइक अम्ल प्रबल अम्ल होता है एलिफेटिक अम्लों की तुलना में। लेकिन अब बेंजोइक अम्ल को और फार्मिक अम्ल को अगर हम देखें तो फार्मिक अम्ल की तुलना में बेंजोइक अम्ल वीक अम्ल होता है। एलिफेटिक अम्लों की तुलना में तो प्रबल अम्ल होगा, लेकिन केवल फार्मिक अम्ल से ये दुर्बल होता है। उसका कारण क्या है? होना तो चाहिए ये भी प्रबल, लेकिन ये इसके मुकाबले दुर्बल। कारण क्या होता है इसका कि जो बेंजीन रिंग है हमारी, बेंजीन रिंग में एक नया गुण और होता है अनुनाद का।
अनुनाद के कारण बेंजीन रिंग अधिक स्थायी होती है, जिस कारण जो बेंजोएट साल्ट होता है, बेंजोएट आयन होता है C6H5COO नेगेटिव, वो अधिक स्थायी हो जाता है, जिस कारण जो बेंजोइक अम्ल है वो हमारे फार्मिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल हो जाता है, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं इसको, प्लस एम इफेक्ट, यानी जो मेसोमेरिक इफेक्ट है अनुनाद प्रभाव, वो आई प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। तो इस रेस्पेक्ट से हम इस एरोमेटिक यौगिकों को और एलिफेटिक और फार्मिक अम्ल को, मैं फार्मिक अम्ल को अलग कह रहा हूं, तो फार्मिक अम्ल, एलिफेटिक अम्ल और एरोमेटिक अम्लों की अम्लीयता के क्रम को निर्धारित किया जा सकता है। इन यौगिकों में भी सेम वही पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन आ जाती है, जिस पर जुड़े हुए समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आदि के द्वारा हम इनकी अम्लीयता का निर्धारण कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे हमने यहाँ CH3 जोड़ दिया और एक हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा NO2 ग्रुप जोड़ दिया COOH के साथ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑलवेज अम्ल की क्रियाशीलता को घटाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अम्ल की अम्लीयता को बढ़ा देता है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, प्रत्येक के लिए इसी प्रकार से आप निर्धारण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको अम्लों की अम्लीयता का क्रम का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसकी पूर्ण विस्तार के साथ आपके सामने व्याख्या की है। इस आधार पर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं, एक नंबर में अक्सर ये वरीयता का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ें। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।